प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर में गद्य वाले पेपर में एक किताब और है हमारे कोर्स में। 6 एकांकी संग्रह है, प्रतिनिधि एकांकी संकलन। ये 6 एकांकी हमें क्रमशः पढ़ने हैं। ये एक सेक्शन पूरा कवर कर रहे हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी आपको 6 एकांकी अगले 6 लेक्चर में पढ़ा दूंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एकांकी क्या होता है और उसका नाटक से क्या भेद है। एकांकी बाद में विकसित हुई विधा है। नाटक विभिन्न एक से ज़्यादा अंकों वाला होता है। नाम से ही पता चल रहा है एकांकी, यानी जो एक अंक वाला नाटक है वो एकांकी होता है। नाटक अनेक अंकों में लिखा गया, बहुत लंबी अवधि का, और एक पूरी प्रस्तुति होती है जिसके अलग अलग अंक अलग अलग जगहों के हो सकते हैं। यानी एक दृश्य, जैसे आपके कोर्स में चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें एक दृश्य एक राजा के भवन में है, दूसरा दूसरे महल में है, कई युद्ध भूमि में है। तो अलग अलग दृश्य हो सकते हैं जो कि पर्दा गिराकर या अंधेरा करके मंच पर पूरी सजावट को बदल करके नया दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों को विराम का मौका मिलता है, बीच में इंटरवल भी होता है। एकांकी इस तरह का नहीं होता है। एकांकी एक अंक में पूरा हो जाता है, संक्षिप्त अवधि का होता है, और वो एक ही जगह पर घटित होने वाला होता है। यानी उसके लिए विभिन्न अलग अलग दृश्यों की संयोजना नहीं की जाती है। देखा जाए तो एकांकी भारत में विश्वविद्यालय संरचना बढ़ने के बाद लोकप्रिय हुए, क्योंकि आप देखते हैं जब विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में या स्कूलों में या और जगहों पर भी जब ढेर सारे सांस्कृतिक आयोजनों का एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके अंदर एक पूरा नाटक प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं होता है। तो नाटक की विधा भी वहाँ पे प्रस्तुत हो सके, जैसे गीत संगीत वगैरह दिखाए जा रहे हैं, उसी तरह से नाटक भी दिखाया जा सके। इसके लिए एक अंक वाला एक छोटी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, तो एकांकी का चलन हुआ। दुनिया भर में एकांकी की आवश्यकता इन्हीं कारणों से पैदा हुई। भारत, जैसे हमारे कोर्स में जो पहला एकांकी जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी दीपदान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी स्ट्रक्चर संरचना में रहते हुए विश्वविद्यालयों के लिए ही लिखने शुरू किए थे। उनका जो पहला एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहाँ वे पढ़ाते थे वहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के खेलने के लिए तैयार किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो वह समय की मांग भी थी। आज़ाद भारत में एकांकी लेखन बहुत बढ़ा, स्वतंत्रोत्तर भारत में, और जो कुछ प्रमुख एकांकीकार हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम रामकुमार वर्मा का ही लिया जा सकता है। रामकुमार वर्मा का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, सागर में 1905 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने उनका जीवन ज़्यादा समय बीता इलाहाबाद में, जहाँ वो पढ़ाने लगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे पहले प्राध्यापक और बाद में विभागाध्यक्ष रहे, और वे एकांकी हमारे हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकांकीकारों में स्थान रखते हैं। उनके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, विभूति, रिमझिम, ये उनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। इनके अंदर जो पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, सप्तविजय, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, ये सब उनके ऐतिहासिक एकांकी हैं। रेशमी टाई, रिमझिम, विभूति, ये उनके सामयिक एकांकी संग्रहों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। लेकिन रामकुमार वर्मा को ज़्यादा लोकप्रियता उनके ऐतिहासिक एकांकियों के लिए ही मिली है। वे ऐतिहासिक एकांकी लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐतिहासिक यानी जो ऐतिहासिक कथानक को लेकर के जो लिखे जाएं, ऐसे एकांकी उन्होंने ज़्यादा लिखे। वे प्राय जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, भाव प्रणवता, उसको लेकर के लिखते थे। रामकुमार वर्मा आदर्शवादी एकांकी लेखक माने जाते हैं, यानी आदर्शवाद उनकी एकांकियों का सबसे प्रमुख केंद्रीय प्रधान विषय वस्तु रही है। और हमारे कोर्स में जो एकांकी है दीपदान, वे हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। दरअसल औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवादी विचार को प्रमुखता देने के लिए बंगाल से लेके और उत्तर प्रदेश तक ज़्यादातर जगहों पर राजस्थान को कथानक का विषय वस्तु बनाया गया। हमारे यहाँ के राजपूत राजा राष्ट्रवादी
विचार को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में इन सभी D.L. रॉय, यदि आप बांग्ला के प्रमुख नाटककार का जिक्र सुने तो D.L. रॉय की अधिकांश रचनाएं राजपूत राजाओं के वीरतापूर्ण कथानकों को लेकर के लिखी गई हैं। इसी तरह से यह एकांकी तो हालांकि D.L. रॉय से बहुत बाद के दौर का है, लेकिन रामकुमार रमना का एकांकी पन्नाधाय के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकांकी पढ़ लेंगे। मैं एकांकी का PDF आपको भेज देता हूँ। एकांकी बहुत सरल और छोटा सा एकांकी है, ज़्यादा कुछ उसमें मतलब कोई विशेष जटिल समझाने के लिए नहीं है। मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने कहा, एकांकी एक ही जगह पर घटित होता है और संक्षिप्त अवधि का होता है, लेकिन एकांकी में संकलन त्रय का बहुत ध्यान रखा जाता है। यह शब्द जरा ध्यान से सुन लें, संकलन त्रय। संकलन त्रय का क्या अर्थ होता है मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये आपको अगले सभी 6 एकांकियों की बात करते समय इस शब्दावली का बार बार उपयोग मैं करूँगा, तो आप संकलन त्रय जान लें। संकलन त्रय का मतलब होता है देश, काल और वातावरण, इसकी सामयिकता का निर्वाह करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, और यह ऐतिहासिक एकांकी के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप किसी खास दौर के बारे में एकांकी लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस काल को समझिए जिस काल के बारे में वो है। उस काल के पहचान चिन्ह आपके एकांकी में दिखने चाहिए। उसमें ऐसा कोई नहीं नजर आना चाहिए जिससे वह आज के दौर का होने का ध्यान दिलाए, अगर वो ऐतिहासिक एकांकी है तो। मसलन किसी ऐतिहासिक एकांकी के अंदर हमारा पात्र जो है वो आज के दौर की घड़ी नहीं पहने हो सकता, अभिनेता इस तरह का ध्यान, उसकी वेशभूषा उस काल के मुताबिक होगी। दूसरा, देश, यानी किस जगह का एकांकी है, किस जगह के बारे में है। जगह से जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर भारत है या कोई दूसरा देश है। भारत है तो भारत का कौन सा राज्य है, वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, वह ग्रामीण परिस्थिति है या शहरी परिस्थिति है, वे उच्च वर्गीय पात्र हैं या मध्यवर्गीय पात्र हैं या निम्न वर्गीय पात्र हैं, उसी हिसाब से उनकी भाषा निर्धारित होगी। और तीसरा बिंदु आता है देश, काल, वातावरण, यानी कि आप जिस वर्ग को अपने उस एकांकी के अंदर पात्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, उनका व्यवहार, उनके एक्शन, वो सभी कुछ उनकी वर्गीय पृष्ठभूमि के हिसाब से माकूल हैं या नहीं है। यदि आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आप एक एकांकी को सफल बता सकते हैं। किसी एकांकी के सफल होने के लिए इन तीनों चीज़ों का एक दूसरे से तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटक के अंदर कोई पात्र मेवाड़ी नहीं बोल सकता, और जयशंकर प्रसाद के एकांक नाटक के अंदर कोई पात्र हमारी आज की भाषा नहीं बोल सकता। उसकी भाषा जयशंकर प्रसाद ने संस्कृतिष्ठ रखी है ताकि वो एक ऐतिहासिक काल का बोध करा सके। तो ये संकलन त्रय होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दीपदान एकांकी के बारे में। दीपदान एकांकी में कुल मिलाकर के 7 पात्र हैं। पहले मैं आपको परिचय करा दूं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह, यानी कि जिन्हें हम लोकप्रिय भाषा में महाराणा सांगा कहते हैं, उनके छोटे पुत्र हैं और वो राज्य के उत्तराधिकारी हैं। कहानी पन्नाधाय के बलिदान के बारे में, आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे। राजस्थान के विद्यार्थियों को पन्नाधाय की कहानी पता होती है। महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद विक्रमादित्य राज कर रहे थे और विक्रमादित्य एक कुशल शासक नहीं थे, यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वे काफ़ी अय्याश थे और उनके होते हुए डिफैक्टो राज बनवीर कर रहा था। डिफैक्टो क्या होता है जानते होंगे, इटैलिक शब्दावली है, डिफैक्टो और डी जूरे और डिफैक्टो तब कहा जाता है जब राज्य पर अधिकार किसी का, संवैधानिक अधिकार किसी का हो लेकिन वास्तविक अधिकार किसी और का हो, तो उसे हम डी जूरे और डिफैक्टो के माध्यम से संबोधित करते हैं। तो डिफैक्टो अधिकार बनवीर का था जो कि दासी पुत्र था, और बनवीर की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। और आपको पता है बनवीर ने विक्रमादित्य की सोते में धोखे से हत्या कर दी थी, और उसके बाद विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर कुंवर उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था ताकि उसका मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक हो सके, क्योंकि कुंवर उदय सिंह विक्रमादित्य के न रहने की स्थिति में राज्य के अगले स्वाभाविक उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह थे। तो उदय सिंह को भी मार करके बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर एक छत्र राज्य करना चाहता था, लेकिन उस समय पन्नाधाय ने बलिदान दिया, अपने पुत्र को
उदय सिंह की जगह सुला दिया और बनवीर ने उदय सिंह के धोखे में पन्ना के बेटे चंदन को मार डाला और पन्ना कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को चित्तौड़ से सकुशल निकाल करके बाहर ले गई। पन्ना धाय का यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। पन्ना धाय को आज भी त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में यदि आत्म बलिदान और त्याग के सबसे बड़े उदाहरण गिने जाते हैं, सबसे बड़ा प्रतीक कोई गिना जाता है, तो उसमें पन्ना का नाम, पन्ना धाय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। यह कथा आप जानते ही हैं। तो यह कथा उस सीमित अवधि के बारे में है। यह एकांकी उस सीमित अवधि के बारे में है जब उदय सिंह विक्रमादित्य की बनवीर ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह उदय सिंह को मारने के लिए आता है। और उस समय पन्नाधाय कैसे अपनी चतुराई और सूझबूझ से और अपने त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा दिखाते हुए उदय सिंह को वहाँ से चतुराई से निकाल देती हैं और उसकी जगह उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला करके उसका बलिदान दे देती हैं। बस यही एक छोटी सी घटना है जिसको इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह कह सकते हैं कि जो किशोर और युवा आप जैसे विद्यार्थी हैं, उनके मन में देश के प्रति आत्मोत्सर्ग और बलिदान की भावनाएं जगाई जा सकें, इस हेतु इस प्रकार के एकांकियों को हमारे पाठ्यक्रम में रखा जाता है। मैं इसका एक क्रिटिक भी अंत में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल हम थोड़ा सा एकांकी के बारे में बात करते हैं। तो कुंवर उदय सिंह है और चंदन है जो पन्नाधाय का बेटा है। कुंवर उदय सिंह और चंदन दोनों की उम्र 13-14 वर्ष है, दोनों समकक्ष हैं। बनवीर है जो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है। पन्नाधाय हैं, कीरत बारी हैं, जैसा मैंने अभी जिक्र किया। कीरत बारी वो सफाई कर्मचारी था जिसकी सहायता से, जिसके टोकरे के अंदर उदय सिंह को छुपा करके पन्नाधाय ने वहाँ से सुरक्षित उदय सिंह को निकाला था। पन्ना है और सोना है इसकी एक पात्र। सोना एक रावल की बेटी है, रावल स्वरूप सिंह की बेटी है जो रूपवती है और जिसको बनवीर ने नियुक्त किया है कि वह नाच गाना दिखाए ताकि उस नाच गाने में मुग्ध होकर के वह सबको शराब पिला करके मदहोश करके अपना जो कत्लेआम वाला जो उसका षड्यंत्र है उसे पूरा कर सके। और एक है सामली जो अंतःपुर में परिचारिका है, पन्नाधाय की परिचारिका है। पन्नाधाय धाय है, यानी जो पालने का काम करती हैं, राजपुत्रों को पालने के लिए धाय नियुक्त की जाती थी। तो पन्नाधाय उदय सिंह की धाय हैं, सामली उनकी परिचारिका है। अब हम बात करते हैं कथानक की। कथानक है सन 1536 ईस्वी का। समय है रात्रि का दूसरा प्रहर, यानी आधी रात की कथा है। कुंवर उदय सिंह का कक्ष है। पूरा एकांकी इस कक्ष में ही घटित होता है। चित्तौड़ की घटना है, तो ये हमारे आसपास की घटना है। आपको इसको समझना आसान पड़ेगा, इसलिए इसकी भाषा भी आज की भाषा जैसी नहीं होगी। आप इसे समझिए, ये 500 वर्ष पूर्व का कथानक है, तो इसकी भाषा भी उसी के अनुकूल रखी गई है। तो कक्ष है, सजावट है, रेशमी गद्दे हैं, पर्दे हैं, उदय सिंह की शैया पार्श्व में दिख रही है और यहाँ कोने में आपको ये जो आपको मुख्य धारा में जो मंच पर जो हिस्सा दिख रहा है उसमें पन्ना के बैठने का स्थान है। और पीछे बैकग्राउंड में आपको एक पलंग दिख रहा है जहाँ पे जाके बाद में इस एकांकी में उदय सिंह के धोखे में बनवीर चंदन की हत्या करेगा एकांकी के क्लाइमैक्स में। तो हम बात करते हैं, पन्ना आकर के देखती है कि अरे कुंवर, रात हो गई, तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ ना। तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में ही हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चा है ना, तो वो अपनी जिज्ञासा में पूछ रहा है। दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। तो एक उपमा दी गई है, पहले उसे सूरज कहा गया दिन में और रात में उसे दीपक कहा गया। एकांकी का शीर्षक क्या है? एकांकी का शीर्षक है दीपदान। दीपदान वो आयोजन है जो बनवीर ने उस दिन खास तौर पे किया था। दीपदान का आयोजन किया था, यद्यपि कोई अवसर नहीं था
लेकिन बनवीर ने दीपदान का आयोजन किया। उस दीपदान के आयोजन में सैकड़ों राजपूत सामंतों को बुलाया गया, उन्हें शराब पिलाई गई, खिलाया पिलाया गया, उन्हें मस्त कर दिया गया। और जब सब लोग नशे में झूम रहे थे तब बनवीर रात के उस अंधेरे में नंगी तलवार लेकर विक्रमादित्य के कमरे में गया और बेसुध महाराणा विक्रमादित्य को उसने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। तो दीपदान का आयोजन बनवीर ने अपने षड्यंत्र को पूर्ण करने के लिए किया था। लेकिन इस एकांकी का शीर्षक जो दीपदान दिया गया है वह यहाँ पे इसका दूसरा ही अर्थ ले लेता है। वह दीपदान हो जाता है पन्ना के बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए। पन्ना ने अपने दीपक का, अपने कुल दीपक का, अपने बेटे चंदन का उत्सर्ग करके उदय सिंह की रक्षा की। तो यहाँ दीपदान शीर्षक का बिल्कुल दूसरा अर्थ हो जाता है। वह एक प्रतीक, एक रूपक का अर्थ ग्रहण कर लेता है और उसका अर्थ बलिदान का अर्थ प्रतीक हो जाता है। जिस तरह दीपक स्वयं जलकर दूसरों को उजाला देता है, उस तरह पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान करके चित्तौड़ के राजवंश के कुल दीपक की रक्षा की। मैं आगे थोड़ा सा एकांकी के कुछ एकाध हिस्सों पर बात करूंगा। एकांकी बहुत सरल और छोटा सा है, आप खुद भी पढ़ लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सोना आती है। सोना जो मैंने बताया आपको एक रावल की बेटी है और जिसे नाचने के लिए खास तौर पर बनवीर ने उस दिन चुना था ताकि उसके नाच गाने में मुग्ध होकर के सभी सामंत गाफिल हो जाएं और उनके उस गाफिल होने का फायदा उठाकर बनवीर विक्रमादित्य और फिर उसका इरादा तो उदय सिंह को भी मारने का था, दोनों की हत्या कर दे। तो पन्ना आती है, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। पन्ना धाय कह रही है, पन्ना सोना को डांट रही है क्योंकि सोना जो है वो कुंवर उदय सिंह को नाच गाने में लिप्त कर देना चाहती है। और पन्ना को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि जिस तरह विक्रमादित्य को नाच गाने और अय्याशी में मुग्ध करके बनवीर ने पूरे राज्य पे असलियत में कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह ये लोग उदय सिंह को भी कर्तव्य से रिमूव कर देंगे सारे मिलकर के। और वह चाहती है कि उदय सिंह एक सच्चे राजपूत की तरह शौर्य और वीरता का परिचय दें, न कि नाच गाने में मगन रहे। तो सोना कहती है, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यों नाचती है, कुंवर जी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। अच्छा बस सोना, अगर तू रावल की लड़की ना होती। पन्ना नाराज होती है इस बात पर। पन्ना का लगातार जोर इस बात पर, क्योंकि पन्ना को इस बात का संदेह था शुरू से कि ये पूरा आयोजन बनवीर ने किसी षड्यंत्र के तहत किया है। इसलिए इस पूरे आयोजन के दौरान पन्ना तो शंकित ही थी और उसकी वह शंका हम एकांकी के प्रारंभिक दृश्य में ही देख सकते हैं। रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। तो सोना कहती है, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो, हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर पर उड़ने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है, व्यंग्य कर रही हैं पन्ना धाय, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़? तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो न, खूब नाचो गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कोई अवसर नहीं था, उसके बावजूद एक भव्य आयोजन किया दीपदान का बनवीर ने, ताकि इसके माध्यम से वह सभी लोगों को गाफिल करके अपने षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। इसीलिए पूरे राज्य में दीपावली का, पूरे चित्तौड़ में दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो सोना पन्ना धाय का मजाक उड़ाती है कि सारा राज्य दीपावली मना रहा है, सारा राज्य उत्सव में झूम रहा है, तुम अकेली हो जो उत्सव को छोड़ करके यहाँ अकेली कमरे में बैठी हो। लेकिन पन्ना एक क्षण के लिए भी कमरे से नहीं जाती है, क्योंकि उनके ऊपर उदय सिंह की रक्षा का भार था और उन्हें पूरा संदेह था कि बनवीर उदय सिंह को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बनवीर उदय सिंह को अकेला छोड़कर पन्ना एक क्षण के लिए भी वहां से जाना नहीं चाहती है।
शामली पन्ना सोना को लौटा देती है। उसके बाद शामली आके कहती है, आज कुसुम शामली आकर के बताती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। किसने की? तो बताती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, अवसर पाकर उसने छाती में तलवार भोंक दी। हाय महाराणा विक्रमादित्य! पन्ना रोने लगती है, सिसकने लगती है। तो शामली कहती है, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। तब पन्ना कहती है, यहाँ वो बात आती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी। आज कुसुमय राग रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों के साथ कोई कांड रच देता, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। शामली कह रही है, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। तब पन्ना जो वाक्य बोलती है बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकांकी के सबसे महत्वपूर्ण 2-3 संवादों में से एक है, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। बनवीर का राज कभी निष्कंटक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा का विद्रोह होता रहेगा, क्योंकि वो विलासी और अत्याचारी है। निष्कंटक राज्य सिर्फ वही राजा कर सकता है जो कल्याणकारी हो, अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखता हो, उसके राज्य में सब सुख से रहते हैं और विद्रोह की कोई संभावना नहीं होती है, उसके राज्य में हमेशा निष्कंटक राज्य होता है। तब शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। सही बात है, यह विक्रमादित्य की अकर्मण्यता थी जिसके कारण लोग डरने लग गए, और इसीलिए जब बनवीर ने विद्रोह किया तो बनवीर का विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई स्वामी भक्ति दिखाने के लिए नहीं आया। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे, उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता, वो पहलवानों में मस्त रहते थे विक्रमादित्य। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकता। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी, और चंदन कहाँ रहेगा? यहाँ भवानी तुलजा उसे रखेगी। और आगे की जो मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, इस पंक्ति को सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति समझ करके याद रखिएगा। यह पंक्ति इस पूरे एकांकी का सार है। पंक्ति है, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। अंग्रेजी में कहावत होती है, वाटर इज थिकर देन ब्लड। एक होता है रक्त संबंध, एक होता है नमक का संबंध। नमक स्वामी भक्ति का प्रतीक होता है, जिसका आपने नमक खाया है उसकी आप उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। और पन्ना धाय रक्त के ऊपर नमक को वरीयता देती है। अपने रक्त मज्जा से बने हुए अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान कर देती है। तो इसलिए यह पंक्ति पूरे एकांकी की सबसे महत्वपूर्ण सार के रूप में संभाल लेने लायक पंक्ति है, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो अपने रक्त को बलिदान करके अपने नमक की लाज पन्ना धाय ने रखी थी। इसके बाद कीरत को बुलाती है। मैं थोड़ा हिस्सा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। कीरत को बुला करके और कहती है कि तुम्हें स्वामी भक्ति दिखाने का आज अवसर आया है। और कीरत भी पन्ना धाय की तरह स्वामी भक्त है। वह कहता है कि मैं जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन अपने कुंवर को बचा के ले जाऊंगा। और संयोग से चूंकि उस दिन उत्सव का आयोजन था, इसलिए कीरत अपने साथ एक बड़ी टोकरी लेकर के आया था जिसमें वो झूठी पत्तलें रख के ले जाता है। तो वह कुंवर को उस बड़ी टोकरी के अंदर छुपाता है, ऊपर से कुछ झूठी पत्तलें रखता है और इसके बाद वह उठा करके ले जाता है। चूँकि वो एक पत्तलें ले जाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। और इस प्रकार कीरत उदय सिंह को कुशलता से लेकर के चला जाता है। तो कुंवर उदय सिंह को कीरत ले गया। ये हो गया एकांकी में। इसके बाद आता है, मैं यहाँ भी एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा, खासतौर पर जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाओ कीरत, पन्ना कहती है, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है।
एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। कीरत एक निम्न कही जाने वाली जाति से था, लेकिन जब बलिदान की बात आई तो वह ढेर सारे राजपूत सामंतों से ज़्यादा बड़ा बलिदानी साबित हुआ, जो नशे में गाफिल पड़े रहे और उनके महाराणा की हत्या हो गई। उस समय कीरत बारी और पन्नाधाय ने चित्तौड़ के कुल की रक्षा की। अब मैं वापस फौरन कहानी के अंत पर आ रहा हूँ सीधे, जब बनबीर लौट करके आता है। उसके बाद चंदन आता है एकांकी में, और चंदन माँ से कहता है कि मुझे सोना है, नींद आ रही है, और पन्ना उसको कहती है कि मैं तुमको खाना खिलाऊंगी। पन्ना चंदन को अपने हाथ से खाना खिलाती है, और ये बड़ा मार्मिक है। इसलिए बहुत मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सार में बता रहा हूँ। वो बड़ा मार्मिक इसलिए क्योंकि पन्ना ये बात जानती है कि वह उदय सिंह की जगह चंदन को सुला करके उनका एक संभावित बलिदान उसकी आंखों के सामने तैर रहा है, तो एक तरह से अपने बेटे को आखिरी बार अपने हाथों से खिलाने का सुख वह प्राप्त कर रही है। और इसके बाद वह उसको कहती है कि जगह नहीं है सोने को, तुम तो कुंवर उदय सिंह के पलंग पर ही सो जाओ, और उसके बाद उनको उड़ा भी देती है ताकि बनबीर शक्ल न देख सके। मैं एक लंबा मोनोलॉग है, मोनोलॉग बोलते हैं स्वगत कथन, जहाँ पात्र एक लंबा संवाद अपने स्वयं ही बोलता है। स्वगत कथन के एकांकी में खास तौर पर बड़ी महत्व रहा है। स्वगत कथन क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप कहानी और उपन्यास पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो किसी पात्र के मन में क्या चल रहा है ये बात लेखक लिख के बता देगा। इसके बाद अलगू ने सोचा, और उसके बाद अलगू ने क्या सोचा वो लिखा आ जाएगा, प्रेमचंद अपनी कहानी में लिख देंगे। लेकिन एकांकी में कोई पात्र मन में सोच रहा है किस तरह दिखाया जाए, इसके लिए एकांकी में 2-3 विधाओं का आविष्कार किया गया, जिसमें से एक है स्वगत कथन, यानी पात्र अपने मन में सोच रही बातों को जोर जोर से बोलता है ताकि सामने बैठे दर्शक उसको सुन करके समझ सकें कि वह मन में क्या सोच रहा है। तो पन्ना का स्वगत कथन है बहुत लंबा, जो मैं आपको खास तौर पर पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। मैं थोड़ा हिस्सा छोड़ रहा हूँ। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ, यह रक्तधारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूँ, कैसा सुंदर और भोला मुख है, और सिसकियाँ लेती है। यह बहुत लंबा स्वगत कथन था, जिसका बहुत छोटा सा शुरुआत और अंत का हिस्सा मैंने आपको पढ़ा है। लेकिन यह स्वगत कथन मीरा पन्ना के त्याग के महत्व को रेखांकित करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जब अपने बलिदान को स्वयं अपने मुंह से प्रस्तुत करे तो उसका महत्व कम हो जाता है। मैं आपको कहानी के बारे में बात करते समय बात कर चुका हूँ, लेकिन शायद चूंकि यह एक आदर्शवादी एकांकी था, इसलिए उसमें इस तरह के संवादों का विशेष महत्व था, इसलिए रामकुमार वर्मा ने यह लंबा संवाद यहाँ पर डाला है। इसके बाद बनबीर आता है। बनबीर आकर के कहता है कि तुम नहीं आई देखने के लिए दीपदान, आज कितने लोग वहाँ पे कितने खुश थे, मैंने कितने लोगों को, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जीवन भर के लिए थक गया होगा, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूँ। बनबीर पूछता है आकर के। जाहिर सी बात है बनबीर धोखा दे रहा है। कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धाय माँ हो न पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा, ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि मैं कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, ये सबसे महत्वपूर्ण संवादों में से एक है। मैं आपको एकांकी पूरा पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मेरा उद्देश्य मैं आपको इस एकांकी के सबसे महत्वपूर्ण संवाद और उनके सामयिकता और उनके महत्व से परिचित करा दूँ। मैं इस संवाद को विशेष महत्व दे रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। आज दीपदान भी तुमने नहीं देखा, जब बनबीर पूछता है तो पन्ना कहती है, मेरे लिए दीपदान देखने की नहीं करने की बात है। दीपदान देखा नहीं, पन्ना देखने नहीं गई। पन्ना न तो खुद गई न उसने उदय सिंह को जाने दिया, लेकिन पन्ना के लिए दीपदान देखा नहीं। पन्ना ने स्वयं दीपदान किया जब बनबीर ने चंदन को मार दिया। तो वो तलवार निकालता है और कहता है
तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, अनंत सुहाग से भरी है। यह तो इसको सिंदूर की लेखा है। बिना रक्त के तलवार कभी तलवार कहला सकती है? दरअसल यह रक्त कौन सा है? यह रक्त महाराणा विक्रमादित्य को मार के बनबीर आया है और उसने वो रक्त नहीं पहुंचा है। तलवार पे जो रक्त लगा है वह महाराणा विक्रमादित्य का रक्त है। तो वो उदय सिंह से का सौदा करना चाहता है पन्ना से, और कहता है कि उदय सिंह के बदले जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनबीर काट के बोलता है, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। हालांकि पन्ना को तो ये बात पहले ही पता चल गई थी, लेकिन वह बनबीर के सामने इस बात को उजागर नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ बनबीर से सुन के वो चौंकती है और कहती है, ओह बनबीर, हत्यारा बनबीर। महाराणा बनबीर को हत्यारा बनबीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनबीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को मेरा वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ लो। अहंकार में चूर है बनबीर, वो अपने को महाराणा समझ रहा है। एक को उसने मार दिया है और दूसरे उत्तराधिकारी को मारने के बाद वह अपने को महाराणा समझ चुका है। तो उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो इस प्रकार आप देखते हैं इस एकांकी में तुर्की व तुर्की जोशीले संवादों की बाढ़ है। इन जोशीले संवादों के जरिए राष्ट्रभक्ति को हमारे अंदर ओतप्रोत कर देने का प्रयास किया गया है। और विपक्षी के भी संवाद बहुत जोरदार है। अच्छा एकांकी वही होता है जिसमें नायक के साथ साथ प्रतिनायक को भी अच्छे संवाद दिए जाएं। यदि प्रतिनायक के संवाद कमजोर होंगे तो नायक के संवाद असर नहीं पैदा कर पाएंगे। इसलिए अच्छे एकांकी में नायक के साथ साथ प्रतिनायक का चरित्र भी उतना ही ऊंचा होना जरूरी है। यहाँ बनबीर को अत्यधिक क्रूर दिखाने से पन्ना के बलिदान का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यह नाटक, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं हो सकता। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं उठूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। वह बचाने की कोशिश करती है, हालांकि वह अपने बेटे को बचा रही है, लेकिन ये बात बनबीर को पता नहीं है। उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुंह ढक दिया है। बाहरी धायमा बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सला दूं। तब एक बार, आखिरी बार पन्ना कोशिश करती है, कटार निकाल करके उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बनबीर अपनी ढाल पर उस कटार को रोक लेता है और हंसता है, कहता है कि तू मुझे मारने की कोशिश करेगी, तू औरत है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, जा, तुझे छोड़ा। और उसके बाद वह पार्श्व में, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ मुख्य स्टेज है वहां पर वो पलंग नहीं रखा हुआ है। पलंग आपको पीछे अंधेरे में हल्का सा एक पलंग के आभास होता है दर्शकों को देखते समय। वहां जाकर के कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और वह कटार भोंक देता है। असल में उसको लगता है वो उदय सिंह के सीने में भोंक रहा है, लेकिन दरअसल वह चंदन के सीने में कटार भोंक देता है। विद्यार्थियों, इस एकांकी की सबसे अच्छी बात अगर कुछ है तो वह यह है कि वह इस बिंदु पर खत्म हो जाता है। चंदन की मृत्यु के ठीक बाद एकांकी खत्म हो जाता है। पन्ना के त्याग की गाथा गाने की कोशिश इसके आगे नहीं की गई है। जो भी कुछ है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एकांकी आत्मोत्सर्ग और बलिदान का महत्व बताने के लिए प्रस्तुत किया गया है और विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर बहुत उपयोगी है। यहाँ मैं 2 मिनट के लिए एक बात और करूँगा। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक हैं मनोज कुमार। उनका एक लेख है, स्कूलों में पन्नाधाय के बेटे। उस संबंध में एक बड़ी बात करते हैं जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ आपसे। दरअसल राष्ट्रवाद की जो पूरी अवधारणा जो 20वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से दुनिया भर में विकसित होनी शुरू हुई और 20वीं शताब्दी में उसने पूरा आकार पाया। इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रश्न चिन्हित करते समय
कई इतिहासकारों ने ये बात रेखांकित की है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा दरअसल प्रत्येक समाज में जो समाज का प्रभु वर्ग है उसके महत्व को बनाए रखती है और जो समाज के सीमांत पर रहने वाले लोग हैं उनसे बलिदान की आकांक्षा मांगती है। इस एकांकी में यह साफ साफ दिखाई देता है। मनोज कुमार उस लेख में, जिसका नाम है स्कूलों में पन्नाधाय के बेटे, वहाँ ये सवाल उठाते हैं कि दरअसल यह एकांकी पन्नाधाय की संतान है। पन्नाधाय चूंकि एक निम्न वर्ग की पात्र है, तो निम्न वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको एक तरह से बलिदान के लिए प्रेरित करने की बात करता है, जो बलिदान अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ बलिदान मांगता है, यह एक एकांकी दृष्टिकोण है। और यह बलिदान राजा के बेटे के लिए है, यह बलिदान राष्ट्र के लिए कम, राजा के बेटे के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो यह जो राष्ट्रवाद की एक सीमा है वह भी आपको उस पूरे दौर में, उस पूरे दौर के लेखन में दिखाई देती है। इसको हम आगे भी बढ़ा करके देख सकते हैं। राष्ट्रवाद का उभार कि हमारे देश में आज बहुत ज़्यादा है, तो जो भी सवाल उठाने वाले लोग हैं उन्हें देशद्रोही बहुत आसानी से कह दिया जाता है। राष्ट्रवाद की एक एकांगी परिभाषा बताई जाती है। आदिवासियों को बलिदान देना है, उनको अपनी ज़मीन देनी है क्योंकि राष्ट्र को बांध चाहिए, लेकिन वो बांध बनने के बाद उससे फ़ायदा किसका होगा? उससे फ़ायदा उद्योगपतियों का होगा। आज हमारे देश में किसान सड़क पर जा रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, विद्यार्थी सड़क पर जा रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। तो यह राष्ट्रवाद की एक एकांगी परिभाषा है जो राष्ट्र के नागरिकों को सवाल पूछने से रोकने की कोशिश करती है और उनसे सिर्फ बलिदान की अपेक्षा करती है। बलिदान एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बलिदान कुछ ही नागरिकों का नहीं होना चाहिए। देश बनता है देश के सभी नागरिकों के मिलने से, तो देश के सभी नागरिक सुखी हों तो वह असली राष्ट्रवाद है। तो उस एकांगी राष्ट्रवाद को प्रश्नचिन्हित करने का काम मनोज कुमार ने अपने उस लेख में किया है। मुझे उम्मीद है अपनी बात ठीक से रख पाया होगा। आप इस एकांकी को पढ़ने के बाद यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।